अब फ्लोरीन एक कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सामने वाले को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फ्लोरीन की रिएक्शन जब पानी के साथ में होती है ना बेटा, तो H2O में जो O-2 स्टेट में होता है, वो अपने आप को लेता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो H2O का O अलग हुआ और O2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम कहाँ चले गए बेटा? -2 से जीरो पे चले गए। और -2 से जीरो पे जाना इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। -2 से जीरो पे चले जाना, दैट इज नथिंग बट ओके। ऑक्सीडेशन। तो फ्लोरीन जो है वो यहाँ पर किसकी तरह वर्क कर रहा है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब Cl2 और Br2 की बात करें। Cl2 और Br2 में, इसमें भी ये जो O है ना, वो है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। HOX के अंदर अगर देखें हम लोग, HOX के अंदर, ठीक है, तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है? तो एक HX में कन्वर्ट कर देता है और एक HOX में। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी रहेगी बेटा। एक फ्लोरीन है, फिर एक Cl2 और Br2 की रिएक्शन है। जो फ्लोरीन होता है वो H2O को ऑक्सीडाइज करके सीधा सीधा कन्वर्ट कर देता है किसमें? O2 में। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन, ये एक। फिर क्लोरीन एंड ब्रोमीन, Cl2Br, वो भी पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं? हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। ये सब के स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होते हैं, ये भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन देखेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे। तो एक होता है HX और एक होता है हाइपोहेलस एसिड HOX। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में वाटर की रिएक्शन इस तरह से होती है। हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब HX, और हाइपोहेलस एसिड्स का मतलब HOX। ये Cl2 और Br2। ठीक है, और थर्ड में आयोडीन की तो रिएक्शन ही नहीं हो रही। क्या हो रहा है कि I- खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब तक आपने देखा कि जो F2 है वो F- में कन्वर्ट हो रहा है, जो X2 है वो X- में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब हेलोजन का अब तक हो रहा था रिडक्शन, लेकिन यहां पर आयोडीन के साथ में रिएक्शन एग्जैक्टली ये पहली वाली रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन है। देखो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे है, बस यस। देखो। यस यहाँ सर। पे 4H+ तो 4H+, यहाँ पे O2 तो यहाँ पे O2, और यहाँ पे 4F- बन रहा था, जबकि यहाँ पे 4I- कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा था, जो I- है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, I- में आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, और I2 में जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 0। और -1 से 0 पे जाना, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तो अपने आप को रिड्यूस करते हैं, जबकि I- होता है वो सीधा सीधा अपने आप को क्या कर लेता है बेटा? ऑक्सीडाइज कर लेता है। I- अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये तीन रिएक्शन आपको याद रखनी है, एक फ्लोरीन की अलग से। अगर फ्लोरीन की याद हो गई तो आयोडीन की एग्जैक्ट उसकी रिवर्स है। ठीक है, और क्लोरीन और ब्रोमीन की सेम है। उसमें एक HBr बनेगा तो एक HOBr बनेगा, एक HCl बनेगा तो एक HOCl बनेगा। इस तरह से आपको ये रिएक्शन याद करनी है। बराबर है बेटा? तो यस ये सर। केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करनी है अपने को एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। जिस तरह से ग्रुप नंबर 15 में हम एनामोलस बिहेवियर नाइट्रोजन का पढ़ते थे, जिस तरह से ग्रुप नंबर 16 में हम एनामोलस बिहेवियर ऑक्सीजन का पढ़ते थे, इसी तरह से ग्रुप नंबर 17 में हमने एनामोलस बिहेवियर पढ़ना है किसका? फ्लोरीन का। ठीक है, जैसे बाकियों की तरह ऐसा बोल रहा है कि फ्लोरीन इज एनामोलस इन मैनी प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो लाइन से एक बार आप लोग टिक मार्क करते जाओ। ठीक है, वो देखो क्या है। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लोरीन की हायर देन एक्सपेक्टेड होती है। दूसरा, आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक्सपेक्टेड से कम होती है। एनामोलस का मतलब ये है ना कि फ्लोरीन जिस तरह से बिहेव करना चाहिए उस तरह से ना करके किसी और तरह से बिहेव करता है अपने ग्रुप के अंदर, बाकियों से अलग वो किस तरह से होता है, तो बस वही है। तो आपसे कह रहा है कि इसका रीजन बताएगा अभी, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का एक्सपेक्टेड से हायर होता है। आयोनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड से कम होती है। और हर बार की तरह एनामोलस बिहेवियर जो शो हो रहा है वो क्यों शो हो रहा है? छोटी साइज के वजह से। हर बार मतलब हर बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर भी सेम ही चीज लिखी थी हमने, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो एफ एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास में डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये आपको एनामोलस बिहेवियर कौन कौन सी प्रॉपर्टी में शो करता है और एनामोलस प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। फ्लोरीन की ज्यादातर रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बहुत छोटा होता है बेटा, उसको तोड़ने के लिए हमने उसको जब वो बॉन्ड जब टूटता है तो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे रीजन लिखा है ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विथ अदर एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैं बात करूं HF की, तो H भी छोटी साइज का है और फ्लोरीन भी छोटी साइज का है। H भी छोटी साइज का है और फ्लोरीन भी छोटी साइज का है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। वैलेंस बॉन्ड थियरी यही तो कहती है बेटा कि जो यस सर। सिमिलर साइज वाले होते हैं ना, सिमिलर साइज वाले, इनके बीच में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये HF के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। HCl में कंपैरेटिवली वीक बनता है, HBr में कंपैरेटिवली और वीक बनता है, और HI में कंपैरेटिवली और वीक बनता है। क्योंकि आयोडीन की साइज क्या होती चली जाती है बेटा? बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती आ रही है जैसे सर। टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं तो हेलोजन की साइज क्या होती जा रही है? इंक्रीज। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती जा रही है बेटा? पुअर होती जा रही है। ठीक है, आगे जाके लिख रहा है कि इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। वो कौन सा बनाता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, वो कौन सा वो देखेंगे। बाकी सारे हेलोजन बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे अभी हम लोग। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से लिक्विड स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो बस बेटा यही हम लोग समझना चाह रहे थे कि जो फ्लोरीन है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से किस तरह से अलग है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी बेटा इस तरह से। ठीक है, देखो हम लोग बातचीत कर रहे थे रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? HF, HCl, HBr और HI। यस सर। अब मैं वही बता रहा था आपको कि H और I के बीच में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी? पुअर। पुअर होगी ना, हाइड्रोजन छोटा है और आयोडीन बड़ा है, सिमिलर साइज के नहीं है ये लोग, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए? पुअर होनी चाहिए। और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पुअर है तो हम लोग बोलेंगे वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। सही है ना? दो यस लोगों के सर। बीच में अगर ओवरलैपिंग वीक है तो वो टूटेगा जल्दी, और दो लोगों के बीच में ओवरलैपिंग अगर स्ट्रांग है तो उनकी दोस्ती नहीं टूट सकती।
तो एच आई की ओवरलैपिंग पुअर होने की वजह से एच आई वाला जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट रहा है, और क्योंकि एच आई का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है वो H प्लस आयन जल्दी से फर्निश करता होगा, और जो H प्लस आयन जल्दी फर्निश करता है वो एक अच्छा एसिड होता है। तो अगर HF, HCl, HBr और HI में आपसे पूछे कि चारों में से अच्छा एसिड कौन सा है, तो आप कह सकते हो बेटा कि वो क्या होता है, HI। और वही अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिएक्टिविटी के ऑर्डर का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो यस। एच एफ स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। एच आई की स्टेबिलिटी कम, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। बस आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में यही बात याद रखनी है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। यस हेलोजन सर। फॉर्म मेनी ऑक्साइड, अभी ऑक्साइड की बात करें, सेम जो चीज हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 और 16 में करी है, सेम टू सेम यही चीज पढ़नी है बेटा। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी की बात करें तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन जो है सब इंफॉर्मेशन दो ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2, जिसमें OF2 जो है वो कंपैरेटिवली थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। These oxides are essentially oxygen fluorides. ठीक है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है बेटा। ठीक है। ये जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, बोथ आर OF2 हो या O2F2 हो, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। मतलब जिसको अगर फ्लोरीन देन सप्लाई करना हो तो आप O2F2 से रिएक्शन करवा सकते हो उसकी। ठीक है। ये जो O2F2 है ना, दैट ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। अगर आपके पास प्लूटोनियम है और उसकी रिएक्शन आप O2F2 से करवाते हो तो वो PuF6 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कहीं पर न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर आपको प्लूटोनियम एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और आपको उसको रिमूव करना है, तो आप उसकी रिएक्शन O2F2 से करवा दो, वो PuF6 के फॉर्म में उसमें से रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो फ्लोरीन के जो ऑक्साइड्स है वो दो ही हैं, OF2 और O2F2, जिसमें से OF2 जो था वो कंपैरेटिवली थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, बस हम यही बोलना चाह रहे हैं। और इनके जो फ्लोराइड्स हैं O2F2 और OF2, ये अच्छे कौन से एजेंट है बेटा, फ्लोरिनेटिंग। अगर कहीं पर हमने फ्लोरिनेशन करवाना है तो हम लोग इन फ्लोराइड्स को यूज करते हैं बेटा। ठीक है। बाद में कंपैरेटिवली फ्लोरीन की हमने बात तो कर ली। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज करती है +1 से +7 तक। ठीक है। कुछ फैक्टर के हिसाब से, जैसे आपको बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक फैक्टर लीड्स टू जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि आयोडीन के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल, उससे कम क्लोरीन और उससे कम ब्रोमीन। यहाँ पे रीजन नहीं बोला है, यहाँ पे रीजन ऐसा बोला है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो है काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक फैक्टर्स। इसके चलते जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है बेटा वो ये होता है कि आयोडीन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन और उससे कम ब्रोमीन, अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होता है। हायर ऑक्साइड्स हेलोजन के ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू लोअर वंस। ठीक है। तो ये भी याद रखना है अपने को। क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं तो वो याद रखो, ब्रोमीन के कौन कौन से बन सकते हैं वो याद रखो, आयोडीन के कौन से बन सकते हैं वो याद रखो। ठीक है। इसमें से कुछ कुछ यूजेस, सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है। ठीक है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है सबके सब। ठीक है। उसमें भी यहाँ पे बोल रहा है कि जो ClO2 है ना, उसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करा जाता है, ये इसके अंदर याद रखने जैसा है। और I2O5, आयोडीन के ऑक्साइड में जो I2O5 है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कहाँ पर यूज होता है, तो एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में यूज होता है। ये सब के सब जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो बेटा, इस ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो आयोडीन के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने रखे हैं, आपको बताना है I2O5 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो कहाँ पर काम आता है। अगर बोले कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन करना है तो आप इनमें से कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे, तो वो होता है आपका I2O5। ठीक है, इसमें से ब्लीचिंग एजेंट की तरह से कौन यूज करा जाता है, तो वो ClO2। ठीक है, पेपर पल्प टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो ये सब के सब इंफॉर्मेशन है बेटा। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात करें, ठीक है, हेलोजन किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करके, हमने इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी हुई है बेटा कि मैग्नीशियम अगर ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो MgBr2 ही बनाएगा। ठीक है, और लास्ट ईयर हमने फजान्स रूल जो पढ़ा था उसके चलते हमने बताया था कि Mi मेटल का जो आयोडीन है, ठीक है, और मेटल का जो फ्लोराइड है, उसमें जो आयोनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि Mf इज ग्रेटर देन MCl इज ग्रेटर देन Mbr इज ग्रेटर देन Mi। फजान सुर ये कहता था कि एनायन की साइज जैसे जैसे बढ़ती है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। ठीक है, एनायन की साइज जैसे जैसे बढ़ती है उसके अंदर कौन से कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होते होंगे, डिक्रीज होते होंगे। तो MF के आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, बाद में MCl, बाद में MBr और बाद में Mi। ठीक है, तो ये आयोनिक कैरेक्टर के लिए आप याद रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो हेलाइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू द वन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि SnCl4 और SnCl2 में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो हम लोग बोलेंगे SnCl4। ठीक है, इसका क्लियर कट रीजन वैसे तो है लेकिन अभी आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में याद रखना है। SnCl4 में टिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है, और SnCl2 में जो टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है बेटा, +2 होता है। ठीक है, अगर साइज की बात करें तो Sn+4 की साइज Sn+2 के कंपैरिजन में कम होती है। क्या हमें पता है कि एटम के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होने की वजह से उसकी साइज उतनी ही कम होती है। तो हायर द पॉजिटिव चार्ज लेसर वुड बी द साइज, तो ये साइज है। और लास्ट ईयर फजान सुल ने क्या बोला था कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए और कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन वाला ज्यादा कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के। ठीक है ना, बात तो यही हुई बेटा, समझ में अगर आ गया तो ठीक है, वरना तो याद करना है आपको कि जो PbCl4 है, जो PbCl4 है वो PbCl2 से ज्यादा कोवेलेंट है। SbCl5 जो है वो SbCl3 से ज्यादा कोवेलेंट है। ठीक है, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड है तो यूरेनियम टेट्रा फ्लोराइड से वो ज्यादा कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो ये आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चार के मेटल हैलाइड्स हैं अपने पास में। तो सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है MF में, या ऐसा बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है Mi में, क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा है। एनायन की साइज ज्यादा होनी चाहिए और कैटायन की साइज कम होनी चाहिए, तब जाके फजाल रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो Mi में आयोडीन है मतलब एनायन की साइज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और मैंने आपको बताया कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल के, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की साइज कम होती है। तो साइज जितनी छोटी होगी उतने कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे बेटा। तो SnCl4 SnCl2 के कंपैरिजन में ज्यादा कोवेलेंट होता है, ये बात तो हमें देखनी थी बेटा। ठीक है, और उसके बाद में अपने आप में रिएक्ट करते हैं बेटा, हेलोजन हेलोजन के साथ में ही रिएक्ट करते हैं और अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था BrCl3, ठीक है, IF7। ठीक है, ये सब हेलोजन के कंपाउंड है। तो X X डैश बन सकता है, X X डैश 3, इस तरह से 5 और इस तरह से 7। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे एग्जांपल भी दिया था कि आयोडीन है तो वो अपने से छोटे वाले के साथ में IF7 तक बना सकता है,
सल्फर जैसे हेक्साफ्लोराइड बनाता था, आयोडीन जो है वो हेप्टाफ्लोराइड बना सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो एक्स है, जो पहला वाला है, वो लार्जर साइज का होना चाहिए, और जो दूसरा एक्स डैश है वो कैसे साइज का होना चाहिए, स्मॉलर साइज का होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब Fi7 कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो बड़ा वाला है वो अपने से छोटे वाले के नंबर को अपने ऊपर ले सकता है। ठीक है, तो IF7 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे एक और अगर एग्जिस्ट करने की बात करें तो BrF5 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, BrCl3 भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से बेटा, जो बड़ा वाला है अपने से छोटे वाले को कुछ नंबर्स में अपने ऊपर ले सकता है। वो नंबर 1 भी हो सकता है, वो नंबर 3 भी हो सकता है, नंबर 5 भी हो सकता है, और वो नंबर 7 भी हो सकता है। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी बेटा। एक ही मिनट। हाँ, बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो हेलोजन के अंदर आप लोग क्या क्या याद रखेंगे, कौन कौन से हेलोजन पॉसिबल है? ठीक है, मेटल के साथ में रिएक्टिविटी में क्या याद रखोगे? आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद में ऑक्साइड्स में क्या क्या याद रखोगे? आयोडीन के कौन से ऑक्साइड, ब्रोमीन के कौन से ऑक्साइड, क्लोरीन के कौन से ऑक्साइड। ब्लीचिंग एजेंट इसमें कौन है? सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, और उसमें भी सबसे अच्छा कौन सा है? I2O5। कहाँ काम आता है? एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में काम आता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और बाकी यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन की तो बात कर ली, और उसके बाद में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की भी बात कर ली, कौन सा अच्छा एसिड है? तो HI। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो HF। ठीक है, और ये एनामोलस बिहेवियर की बात करी, वो तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 के अंदर स्टार्टिंग ही करना शुरू किया था नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन को सबसे पहले पढ़ा, N2 गैस को सबसे पहले पढ़ा, वैसे ही हम लोगों ने ग्रुप नंबर 16 के अंदर O2 गैस को अलग से पढ़ा था। और फिर ग्रुप नंबर 17 जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? क्लोरीन। ठीक है, जरा एक मिनट रुको बेटा।
अच्छा, कृषभ और माधव है कि नहीं? यस हाँ सर। सर, हाँ सर, हाँ सर। कृषभ और माधव, ये अपने आज लेक्चर के बाद में आप लोग रुको गया बेटा, मेरे को कुछ बात करनी है आप लोगों से, तो हाँ दोनों रुकना सर। जरा। यस सर। ठीक है सर। हाँ, हाँ, तो अभी क्लोरीन को पढ़ना शुरू करना है हम लोग को। ये वर्ड आया है क्लोरोस, तो इसका मतलब ही ये कलर को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ग्रीनिश येलो। ठीक है, बाकी तो कुछ याद रखने ऐसा नहीं है इसके अंदर, 1810 देवी ये सब तो नहीं याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, कलर याद रख लो बस, खाली ग्रीनिश येलो। ठीक है, अब हर बार की तरह सबसे पहला होगा प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप लोग, है ना। कैसे करना होता है प्रिपरेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तो यही है, बहुत बार पूछी गई है जो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सारे देखते हैं हम लोग। HCl के साथ में, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन करानी है मैंगनीज डाइऑक्साइड की। मैंगनीज डाइऑक्साइड है आपका MnO2, इसकी रिएक्शन 4HCl से करानी है। देखो 4 तो पर्पसफुली ही लिया है हम लोगों ने, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन होंगे तो 2H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। अब जो 4 क्लोरीन बचते हैं उसमें से 2 चले जाते हैं Mn के साथ में, MnCl2 बन के, और जो 2 क्लोरीन बचते हैं वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। बस दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। अरे समझ में आया क्या? बहुत इजी था ये तो, बोलो क्लियर है। यस मैंगनीज सर। डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर HCl के साथ में होती है, तो आप 4 HCl लोगे, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2H2O के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, फिर Cl2 और MnCl2 इसके अंदर से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब बस कहने को वो इतना कह रहा है कि MnO2 के साथ में अगर डायरेक्टली आपको HCl नहीं लेना है, तो आप H2SO4 का H और NaCl का Cl भी यूज कर सकते हो, अल्टीमेटली रिएक्शन वही होगी।
ठीक है, तो देखो HCl की जगह पे उन्होंने क्या बोला कि आप NaCl और H2SO4 का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। तो इतना तो हमें भी समझ में आता है ना कि H2O और Cl2 और MnCl2 ये सब तो कॉमन रहेगा इसमें भी। ठीक है, अब इसका हमने अगर HCl यूज किया है तो क्या यूज नहीं किया, सोडियम और सल्फेट, और वो अलग से निकल जाएंगे इसमें से NaHSO4 के फॉर्म में। अरे बोलो, यस सर। बात है ना, मतलब क्या हाँ सर। यूज करके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कॉमन सॉल्ट और H2SO4 का कॉम्बिनेशन। अब उसमें अल्टीमेटली यूज तो हमारे HCl ही होने वाले हैं, तो 4 HCl यूज हो जाएंगे, तो 4 NaHSO4 एज अ बाय प्रोडक्ट इसके अंदर एक्स्ट्रा रिलीज हो जाएगा बस खाली। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हो। MnO2 की रिएक्शन या तो आप HCl से करा लो, या तो आप MnO2 की रिएक्शन NaCl और H2SO4 के साथ में करवा लो, अल्टीमेटली HCl के साथ में ही हुई। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी रिएक्शन जो है वो HCl की पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ में। ठीक है, अब अल्टीमेटली देखना कि यहाँ पर भी मैंगनीज का ही ऑक्साइड था, यहाँ पर भी मैंगनीज का ही ऑक्साइड है, लेकिन पोटेशियम के साथ में तो KMnO4 बन गया। ठीक है, HCl के साथ में आप रिएक्शन करवा रहे हो। अब K का क्लोराइड एक अलग से निकल जाएगा, Mn का क्लोराइड एक अलग से निकल जाएगा, बचा हुआ पानी तो निकलने ही वाला है, और साथ में क्लोरीन गैस इसके अंदर रिलीज हो जाती है। बोलो, क्लियर होता है, कुछ समझ में आता है आप यस लोग को? सर। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख लो KMnO4 की क्वांटिटी कितनी ली गई थी, 2। KMnO4 कितना लिया है, 2 लिया है ना हमने। अब KMnO4 2 लेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितने बनेंगे, 4 2 8, और अगर 8 ऑक्सीजन है तो 16 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके H2O निकलेगा 8। तो इसका मतलब 16 HCl हमको लेना पड़ा, और बाकी फिर अकॉर्डिंगली बैलेंस हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। मैंगनीज के सॉल्ट से, मैंगनीज के ऑक्साइड से रिएक्शन हमने करवाई है। देखो यहाँ पर भी रिएक्शन तो HCl से ही कराई है। ठीक है, अल्टीमेटली सब एक ही जैसा है, आप एक बार लिख के देखोगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, फिर उसके बाद में ये डीकेन्स प्रोसेस जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। इसमें भी करवाना तो HCl के साथ में ही रिएक्शन है, HCl के साथ में ही करवानी है। किसकी करानी है, तो ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। CuCl2 वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, 723 केल्विन यूज करने वाले हम लोग। ठीक है, अब 4 HCl है तो दो ऑक्सीजन, इतना तो हमें भी समझ में आता है कि O2 है अगर, तो एक ऑक्सीजन को जब 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है तो 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो O2 के साथ में 4 HCl लेना ही पड़ेगा हमको, तब जाके 2H2O निकलेगा, और जो बच जाएगा वो 2Cl2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो ये प्रोसेस को डीकेन्स प्रोसेस बोलते हैं, और ये क्लोरीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेम प्रोसेस है, इसलिए अपने आप में आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रोसेस बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया हुआ है। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे NaCl सॉल्यूशन का, तो जो क्लोरीन गैस लिबरेट होती थी वो एनोड पे लिबरेट होती थी, याद है नहीं? तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये सब कुछ करके देखा था, तो क्लोरीन गैस उसके अंदर बनी थी बेटा। ठीक है, अब उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज पे चले, तो ग्रीनिश येलो गैस, ऑर्डर उसका कैसा है, पंजेंट है, सफोकेटिंग है। डेंसिटी वाइज हैवियरनेस की बात करें अगर, तो 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर, लिक्विफाइबल है इजीली, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, पानी में सॉल्युबिलिटी है ही है, मेटल के साथ में रिएक्ट करके मेटल के क्लोराइड्स बनाती है, नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करके नॉन मेटल के क्लोराइड्स बनाती है, एल्यूमिनियम की क्लोरीन से AlCl3, सोडियम की क्लोरीन से NaCl, Fe की क्लोरीन से FeCl3, फॉस्फोरस की क्लोरीन से PCl3, S8 की क्लोरीन से S2Cl2। ठीक है, बस सबके क्लोराइड्स बनते जाएंगे, मेटल हो या नॉन मेटल हो, उनके रिएक्शन से। हाइड्रोजन के साथ में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तभी तो HCl बनता है, H2Cl2 से रिएक्ट करेगा तो HCl।
या H2 के साथ में सल्फाइड हो और वो Cl2 से रिएक्ट करेगा तब भी HCl सल्फर हट जाएगा इसके अंदर से। C10H16 भी अगर है और उसकी क्लोरीनेशन से रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, अब सीधा सीधा देखोगे कि 8 जो 16 हाइड्रोजन है और 16 क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके 16 HCl बन जाएगा और 10 कार्बन इसके अंदर से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसके पास में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए। अगर सामने सामने सीधा सीधा हाइड्रोजन आ रहा है तभी तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है तो वो भी क्लोरीन से रिएक्ट करके उसका भी क्लोराइड बना देगा बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर अमोनिया के साथ में क्लोरीन के 2 केसेस हैं और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपके। एक बार अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा और एक बार Cl2 को एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन में अमोनिया को अगर आपने एक्सेस में लिया है तो वो NH4Cl और उसमें से नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेगा, और अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है तो वो NCl3 और 3HCl बनाएगा। ठीक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन करके रखना है इसके अंदर। ठीक है, इसकी एक ये रिएक्शन और एक ये वाली रिएक्शन क्लोरीन के अंदर बहुत बार पूछा है। मैंने आपको जब पढ़ाया था नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी मेटल के साथ में और नॉन मेटल के साथ में, वहां पर मैंने ग्रीन में उसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क किया था, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ में हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, डायरेक्ट ही रिएक्शन पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ में, कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ में जो सोडियम का क्लोराइड बनता है वो NaOCl, NaCl तो बनेगा ही बनेगा। डिफरेंस कहां पर है मैं आपको वो समझा रहा हूं। पहले NaOCl कोल्ड और डाइल्यूट में, और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो NaClO3। ठीक है, NaClO3। अब NaOCl के साथ में NaCl तो बनेगा ही, NaClO3 अब क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में लिया गया है, इस तरह से बैलेंसिंग में थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पे 5 NaCl आते हैं तो यहाँ पर 2 Na 2 NaOH, यहाँ पे 5 और 1 6, तो 6 NaOH की जरूरत पड़ती है, एक ही क्लोरीन की जरूरत पड़ती है यहाँ पे 3Cl2 की, और अकॉर्डिंगली H2 और 3H2 यहाँ पर रिलीज होते हैं। ठीक है, काम की बात यही है कि NaOH की अगर अगर क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से होती है तो NaOCl बनेगा, और Cl2 की रिएक्शन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से होगी तो NaClO3 बनेगा। बस बोलो, कुछ समझ में आता है आप लोग को? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके रखेंगे आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे बोल रहा है कि क्लोरीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके CaOCl2 बनाएगा, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई Cl2 की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, फटाफट फटाफट ये सब रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन तो हम लोगों ने ये दोनों के दोनों देखी हुई है बेटा, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है ना, बस खाली हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, और ये C2H4 की तो कैसी रिएक्शन है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना। और अगर आप क्लोरीनेशन करवाते हो तो एक क्लोरीन इधर चला जाएगा, एक क्लोरीन इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H4Cl2 ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये सब तो देखा हुआ था हमने। अरे हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। हाँ सर। है ना, तो ये देखा हुआ हाँ था सर। हमने। फिर उसके बाद में और केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। ऑक्सीडेशन वाले प्रॉपर्टी, मतलब क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज किसको किसको करता है। FeSO4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, मतलब क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग वाली देख रहे हैं, बाद में ब्लीचिंग एजेंट भी देख लेंगे।
FeSO4 में जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू +2, और Fe2SO4 थ्राइस में Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? Na2SO4 Na2SO3 कन्वर्ट होता है Na2SO4 में, ठीक है। तो ये भी चेक कर लो, Na2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? +4, और Na2SO4 में कितना होगा? +6, ठीक है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 में बदल जाता है, +4 से +6। आयोडीन का भी कुछ ऐसा ही है, 0 से वो चला जाएगा किसमें? +5 में, HiO3 में +5 होता है। तो जो क्लोरीन है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में बदलता है। बाकी सब देख लेना आप, है ना। Cl2 के साथ में रिएक्शन तो करानी ही पड़ेगी, पानी को तो लेना ही पड़ेगा हम लोग को, जो बाई प्रोडक्ट HCl निकलेगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा। मेन जो मुद्दा वो ही है कि FeSO4 Fe2SO4 थ्राइस में बदलता है, Na2SO3 Na2SO4 में बदलती है, SO2 H2SO4 में बदलता है, और I2 जो है वो HiO3 में बदलता है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन क्या है इसका? तो Cl2 जब पानी से रिएक्ट करेगा तो 2 HCl और 1 ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। ये जो ऑक्सीजन होता है ना, वो कलर्ड सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करते हैं, उसको क्या बना देता है बेटा? कलरलेस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज करा जा सकता है, ठीक है। बाकी इसमें सारे यूजेस जो है वो आप लोग याद रख लें बेटा। ब्लीचिंग तो है ही है, कॉटन, टेक्सटाइल, गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक हाँ सर। कंपाउंड, Cl4 CHCl3 DDT, ठीक है। बस यही सब है। टीयर गैस, याद रखो बेटा, टीयर गैस CCl3NO2, फॉस्जीन, ठीक है। इसको इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज फॉस्जीन? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज टीयर गैस? मस्टर्ड गैस। तो वो भी एक बार देख लो, Cl CH2 एक एंड से भी Cl CH2 और बीच में सल्फर। मस्टर्ड गैस जो है ना वो देख लो एक बार, एक एंड से Cl CH2 दूसरे एंड से भी Cl CH2 और बीच में सल्फर, ठीक है ना। और मैं आपको देखो यही रिएक्शन बता रहा था कि ये पूछ लेता है आपसे कि Cl2 जब रिएक्ट करेगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड और कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो आपसे ये पूछ सकता है बेटा। और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मैं मतलब बता चुका हूं आपको कि Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसमें Cl का -1 होता है, और इसमें Cl का कितना होता है बेटा? +5। तो एक ही एलिमेंट 0 से -1 में जा रहा है, और एक ही एलिमेंट 0 से +5 में जा रहा है। सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सिंगल एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूज में ना, ये फॉस्जीन, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस ये मत भूलना बेटा, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये हमने कहाँ पढ़ा है कि अचानक से हमको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया MCQ में कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज टीयर गैस, ठीक है। तो ये टीयर गैस, ये मस्टर्ड गैस, ये फॉस्जीन, ये हमको सबको याद रखनी रहती है बेटा। जितनी बार आप पढ़ोगे पी ब्लॉक को, और उतनी बार जितनी बार आप रिवाइज करते रहोगे ये चैप्टर को, तो उतना ये चैप्टर के अंदर आपका इंप्रूवमेंट आते रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी क्लोरीन की कंप्लीट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं HCl की, ठीक है। देखते हैं HCl को। प्रिपरेशन सबसे पहले देख लो फटाफट, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था मैंने, आपको बताया ना कि HCl की जगह पे आप NaCl और H2SO4 यूज कर सकते हो, बनेगा तो HCl ही। अरे याद आया कि नहीं? अभी हम जब Cl2 की प्रिपरेशन देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि आप या तो HCl डायरेक्टली यूज कर लो, अगर HCl यूज नहीं करना चाहते हो तो NaCl और H2SO4 का कॉम्बिनेशन यूज कर लो, अल्टीमेटली बनेगा तो HCl। अभी बात करी थी हमने। तो NaCl H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो NaHSO4 अलग हो जाता है और HCl बन जाता है,
NaHSO4 की रिएक्शन और NaCl से करवाते हो, तो एक और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से कंबाइन होकर HCl बना देता है और बाय प्रोडक्ट इसके अंदर Na2SO4 निकल जाता है। ठीक है, और हमने कभी ना कभी पढ़ा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो HCl गैस को जब H2SO4 में से आप पास करते हो तो इट कैन बी ड्राइड। सुन रहे हैं बेटा, सो गए हो आप लोग? सुन रहे हैं सर। हाँ सर, सुन रहे हैं सर। हाँ सर। ना ना, मैं देखूंगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है, मैं सब देखूंगा। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 सर 8 जन है। 8 नहीं 9 जन है, उसमें हम दोनों तो है। हम्म। मोहम्मद सर है और प्रियंका मैम इन द नेम ऑफ गुंजन तो हाँ। खाली वाला है। तो हाँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 7। लोग हैं। ठीक है, हाँ। यस सर। गए आए पता नहीं। वो तो हड़ताल वाला चलिए चले गए, दिव्या हड़ताल पंकज। वाले, हड़ताल वाले। पंकज आज मैं देख रहा हूँ कि वो लोग नहीं है। नहीं, वैसे ज्वाइंट हुए वही बड़ी बात है बेटा, हमारे भाग तो ऐसे ही खुल गए थे। ठीक है, चलो देखो, तो एक 10 एक हाँ। मिनट और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप HCl को प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत इजी था प्रिपरेशन। एक सॉल्ट में से क्लोरीन ले लिया और H2SO4 के अंदर से H ले लिया, तो HCl बन गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है ये, लिक्विफाई इजीली करी जा सकती है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, पानी में एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, और पानी में इसका आयोनाइजेशन इस तरह से होता है, ये हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है बेटा। HCl और H2O की रिएक्शन है, तो HCl एक एसिड है, तो H दे देगा H2O को, तो वो H3O प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है बेटा, Ka का 10⁻7। H2SO4 का आपने देखा था 10⁻10 था बेटा, कल के लेक्चर में हमने H2SO4 का Ka देखा था, तो वो 10⁻10 था, तो वो भी अपने आप में एक हाई वैल्यू थी। ठीक है, ये 10⁻7 भी अपने आप में हाई वैल्यू है। वो इंडिकेट क्या करता है कि जो ये HCl है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस के साथ में जरूर रिएक्ट करेगा। ठीक है, NH3 और HCl की रिएक्शन जब होगी तो क्या फॉर्म होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब जरा ये वाले पार्ट को, ये वाले पैराग्राफ को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के कितने पार्ट, 3 पार्ट। माइक बंद करो, इसको चालू है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के कितने पार्ट, 3 पार्ट। और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के कितने पार्ट, 1 पार्ट। इस मिक्सचर को ही हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, और एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर सकते हैं नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, हम बोलते हैं कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो तो किसी में डिसॉल्व नहीं होते, किसी के साथ में रिएक्ट नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वेरेजिया जो है ना, इसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्वेरेजिया के 3 पार्ट किसके होते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार MCQ में पूछा हुआ है कि इसमें से क्या एक्वेरेजिया है, इसमें से किस सर ये मिक्सचर में। एक्वारिजिया वही है जो वो सोने को साफ करते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, सोने को साफ करने का केमिकल अलग आता है, ये तो सोने को साफ नहीं करेगा बेटा, सोने को साफ ही कर देगा। साफ ही कर देगा। हाँ हाँ। ठीक है, वो तो डिजोल्व रहते हैं उसके अंदर, वो तो इम्प्यूरिटी को साफ करते हैं ऊपर से। हाँ वही, वो ठग आते हैं, वो बोलते हैं वो क्लीन करके हाँ देंगे, फिर हाँ ये हाँ उसमें हाँ हाँ, डिजोल्व होता है। मालूम है, वो चमकाने वाला अलग पार्ट है, वो तो ऊपर से इम्प्यूरिटी को साफ करता है बेटा। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है कि पूरे आपका जो सोने के अंगूठे लेके गए होंगे ना आप, तो वो एक्वेरेजिया में डालेंगे ना, फिर हाथ डाल के ढूंढेंगे तो मिलेगी नहीं वो, तो बोलेगा गुम गई, दूसरी खरीद लो। ठीक है, ऐसा।
तो जो गोल्ड है और प्लेटिनम है, एक्चुअली ना इम्प्योरिटी को प्योर करने के लिए काम आता है बेटा। जैसे मान लो कि गोल्ड है, आप इसके अंदर डिसॉल्व कर दिए, तो इम्प्योरिटी थोड़ी ना डिसॉल्व होगी, खाली गोल्ड डिसॉल्व होएगा। अब एक बार डिसॉल्व जो चीज हो गई, तो उसको वापस भी जनरेट करा जा सकता है, वो उसके अंदर ही है लेकिन डिसॉल्व हुई है, उसको आप वापस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि एक बार आपने, आपके सोने का पीस है आपके पास में, उसको डिसॉल्व कर दिया, तो इम्प्यूरिटी डिसॉल्व नहीं हुई। अब आप बाद में फिल्टर करोगे तो इम्प्यूरिटी सब अलग हो जाएगी, जो गोल्ड है अभी भी आपके सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। फिर बाद में आप गोल्ड से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल से जब उसको ट्रीट करोगे, तो आपका जो गोल्ड है वो सॉल्यूशन में से बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी करी थी, तो जब गोल्ड का क्लोराइड बना था तो उसको एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जिंक के साथ में रिएक्ट करवाया था, याद है कि नहीं? याद नहीं है ये और बात है बेटा, याद होना चाहिए था। तो वो जिंक क्या करता है, गोल्ड के क्लोराइड को बोलेगा, गोल्ड तू बाहर निकल, मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हूं, मैं क्लोराइड बना के रहूंगा अंदर क्लोरीन के साथ में। तो गोल्ड को बाहर निकाल देता है और वो जिंक का क्लोराइड बन जाता है। नहीं आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? अरे समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं सर, एक बार वापस बोला ना। देखो ये पहली बात तो रिएक्शन देखो, हाँ ये सर। हमारा सोना, हम्म। ये हमारे नाइट्रिक एसिड और HCl का H+, नाइट्रिक एसिड का हाँ सर। नाइट्रेट और HCl का Cl। ठीक है, हाँ सर। गोल्ड इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व का मतलब क्या, गोल्ड ने अपना क्लोराइड बना लिया। हाँ सर। क्योंकि गोल्ड जब तक गोल्ड के फॉर्म में है तब तक तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। यस सर। गोल्ड का जब सॉल्ट बन जाएगा तो वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होएगा ना। ठीक है, NO गैस हम्म। और H2O, NO H2O ये सब रिलीज होता है, ये सब आपने देखा। सर। अब अपने पास में क्या बन गया है, गोल्ड का क्लोराइड। हाँ। तो जो सोनी था जिसको हमने हमारी रिंग बेची थी, जो कि 50% प्योर थी और 50% इम्प्योर थी, क्योंकि मिक्स हाँ सोना सर। भी आता है ना सस्ता करने के लिए उसको। हाँ हाँ, वो तो ठीक पता है, है। तो आपने देखो क्या बेचा, आपने गोल्ड की रिंग बेची, उसने चेक करा तो वो 50% प्योर था, तो उसको 50% का ही आपको पैसा दिया। हम्म। ठीक है, तो 50% उसके अंदर गोल्ड था और 50% कॉपर था उसके अंदर। ठीक है, तो अब वो सोनी क्या करेगा, ऐसे ही रखेगा उसको संभाल के, हाँ मेरे घर पे सोना पड़ा है, ऐसे थोड़ी करेगा। उसमें से क्या करेगा वो, गोल्ड को सोना निकाल। सेपरेट करेगा। तो हाँ क्या सर। करेगा, एक्वेरेजिया में उसको डिसॉल्व कर देगा। यस ठीक है, सर। तो हमारा जो गोल्ड है वो एक्वेरेजिया में गया, गोल्ड का क्लोराइड बन गया और वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। यही तो बात है, डिसॉल्व हो गया। कॉपर थोड़ी ना डिसॉल्व होएगा उसके अंदर, नहीं। तो कॉपर कॉपर के फॉर्म में ही रहा अंदर, गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। अब आप जब आप फिल्टर करोगे तो कॉपर सारा निकल गया, यस सर। गोल्ड का क्लोराइड अभी भी आपके बीकर में पड़ा हुआ हाँ। है ना। तो क्या करेगा, अभी हम लोग थोड़ी उसको बॉटल भर के फ्रिज में रखेंगे, ये ले हमारा गोल्ड का क्लोराइड, हमारा गोल्ड का क्लोराइड, नहीं नहीं ऐसे सर, तो उसको करेंगे ना हम लोग। डिस्ट्रीब्यूट कर। हाँ सर। हम लोग ऐसे अमीर तो नहीं है कि हाँ देखो पानी लेके आ, तो गोल्ड का क्लोराइड वाला पानी पीना है मेरे को, सिल्वर क्लोराइड वाला पानी लेके आओ जरा पीना है मेरे को, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो वो सोनी क्या नहीं। करेगा, अब गोल्ड का क्लोराइड तो बन चुका है, लेकिन मुझे गोल्ड गोल्ड के क्लोराइड में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को तो गोल्ड में इंटरेस्ट है, मेरा गोल्ड वापस चाहिए मेरे को। हम्म। ठीक है, तो वो क्या करेगा, गोल्ड के क्लोराइड के सॉल्यूशन की रिएक्शन जिंक के साथ में कराएगा। जिंक गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जैसे अंदर जाएगा, गोल्ड के क्लोराइड को देखेगा, तो बोलेगा तेरे से ज्यादा रिएक्टिव मैं हूं, चल गोल्ड तू हाँ। बाहर निकल चल, क्लोराइड बनाने का हक तेरे से ज्यादा मेरा है। यस सर। तो बन जाएगा क्या, जिंक का क्लोराइड। क्लोराइड। अब अगर गोल्ड के क्लोराइड को कन्वर्ट कर दिया जिंक के क्लोराइड में, तो गोल्ड वापस सेपरेट हो गया कि नहीं? हाँ सर। भाई मैं समझा पाया? तो इस तरह से हाँ गोल्ड को सर। हाँ। वापस निकाला जाता है। तो पहले वो इम्प्योर फॉर्म में था,
अब वो प्योर फॉर्म में बाहर निकल चुका है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग करते हैं बेटा, बस ये समझाना चाह रहा था मैं। और ये रिएक्शन और एक्वेरेजिया क्या होता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और अब बाकी ये 3 रिएक्शन तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम का सल्फाइड। अगर वो HCl के साथ में रिएक्ट करता है, एक तरफ सोडियम एक तरफ क्लोरीन, NaCl, H2O CO2 H2O CO2 H2SO2, ये सब बाहर निकल जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा बस। ठीक है, अब देखो देख देख लो, अभी ये लेबोरेटरी रिएजेंट है, क्लोरीन बनाने के काम आता है, NH4Cl ग्लूकोज बनाने के काम आता है। ठीक है, ये सब कुछ है, ये एक बार देख लेना, मेडिसिन वगैरह में काम आता है। और ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन ये हमारा बचा हुआ है। देखो मैं बता रहा था ना कि फ्लोरीन जो है वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है HOF। इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड के साथ में क्या रिएक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद में मेरे हिसाब से ग्रुप नंबर 18 ही एकमात्र हमारा ग्रुप इसके अंदर बचा हुआ है बेटा। ठीक है, चलो तो फिर अपने नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। ये 2 लोगों को छोड़ के बाकी सारे चले जाएंगे, माधव और क्रुशभ नहीं जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। हाँ सर। माधव जरा प्रियंका मैम को फोन करके बोलना रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए, हाँ सर। जल्दी फटाफट। और तेजा रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो फिर रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही है तो ये दूसरी मीटिंग बुला देते हैं सर। क्या बोल रहा है? दूसरी मीटिंग में ज्वाइन हो जाता है। ये बहुत कांड हुआ है, रुको अभी। अब हाँ अरे मैं बंद कर, अब माधव लिंक भेज, तो फिर ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही है। हाँ ओके सर। एक लिंक भेज और माधव और क्रुशभ ज्वाइन करो।